हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज अपने जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर बायोलॉजी, इसका जो लेसन नंबर 2 है जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इस लेसन के अपने 3 पार्ट हो चुके हैं। आज अपने करेंगे पार्ट 4। इस पार्ट 4 के अंदर अपने इस लेसन को कंप्लीट ही कर देंगे। ठीक है, इसलिए इस पार्ट की जो लेंथ है काफ़ी लंबी होगी, क्योंकि अपने इस पार्ट के अंदर जो आपका लेसन 2 है इसे अपने कंप्लीट कर देंगे। और आज का अपना जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वायरस वाहक। ठीक है, वायरस वाहक क्या होते हैं? मतलब जब अपने वाहक के रूप में वायरस का उपयोग करते हैं। ठीक है, कि जिन वायरसों का उपयोग अपने वाहक के रूप में करते हैं, ऐसे वायरस को अपने क्या कहते हैं? वायरस वाहक। अब अपने वायरस का उपयोग वाहक के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि वायरस के अंदर भी वाहक के गुण पाए जाते हैं। कैसे? जैसे पहले गुण की अपने बात करें, एक तो जो वायरस है, वायरस पौधों की कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। पौधों की कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा कि ये कोशिकाओं के अंदर या कोशिका के अंदर अपनी संख्या बढ़ा सकता है। ठीक है, ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट गुण है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो वायरस हैं, वायरस सर्वांगी होता है। वायरस सर्वांगी होता है। अब इसका मतलब क्या है कि वायरस सर्वांगी होता है? ये तो अपने सभी को पता है कि पौधों के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जो वायरस के कारण होती हैं। ठीक है, मतलब जो वायरस है वो पौधों की कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए अपने क्या लिख दिया कि वायरस पौधों की कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि कोशिकाओं के अंदर अपनी संख्या बढ़ा सकता है। मान लो ये एक पादप कोशिका है, इसके अंदर एक ही वायरस प्रवेश किया था, लेकिन बाद में क्या है कि वो अपनी पुनरावृत्ति करेगा। जैसे डीएनए अपनी पुनरावृत्ति करता है ना, कि एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाती हैं, 2 से 4। उसी प्रकार वायरस है, ये भी अपनी जो कॉपियां हैं अपनी संख्या बढ़ा सकता है। थर्ड है कि वायरस सर्वांगी होता है। मतलब ये मान लो एक पादप है, ठीक है, यहाँ पर भी कोशिका, यहाँ पर भी कोशिकाएँ हैं। पौधों में बहुत सारी कोशिकाएँ पाई जाती हैं, हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाएँ पाई जाती हैं। मान लो वायरस इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया। ठीक है, मान लो जो वायरस है वो इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया। इस कोशिका में प्रवेश करने के बाद जो वायरस है धीरे धीरे सभी कोशिकाओं में फैल जाता है। ठीक है, कि वो प्रवेश तो एक ही कोशिका में किया था, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी संख्या बढ़ाई वैसे वैसे ही वो दूसरी कोशिकाओं को भी संक्रमित करता रहता है, दूसरी कोशिकाओं में भी प्रवेश करता रहता है। तो वायरस के इस गुण को अपने क्या कहते हैं? सर्वांगी। ठीक है, तो वायरस के अंदर ये 3 महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं जिनके कारण वायरस का उपयोग अपने वाहक के रूप में करते हैं। ठीक है, अपने को पता है कि वायरस के अंदर जो पादप वायरस होते हैं, पादप वायरस जो पादपों के अंदर रोग फैलाती हैं, उनमें नॉर्मली या सामान्य तौर पर उनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। लेकिन कुछ पादप वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए पाया जाता है। कि सामान्यतः क्या होता है कि जो नॉर्मली पादप वायरस हैं उनके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो कौन सा पाया जाता है? आरएनए। लेकिन कुछ पादप वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, फूलगोभी मोज़ेक वायरस और जेमिनी वायरस। कौन से हैं? फूलगोभी मोज़ेक वायरस और जेमिनी वायरस। इन दोनों वायरस के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है।
लेकिन आपकी बुक में 2 और भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिनके अंदर अनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है, और वो कौन से हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस और ब्रोम मोज़ेक वायरस। कौन से हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस और ब्रोम मोज़ेक वायरस। आपकी बुक के अंदर ये 4 वायरस लिखे हुए हैं जिनका वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है। इनमें से ये जो 2 वायरस हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस और ब्रोम मोज़ेक वायरस, इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, और जो फूलगोभी मोज़ेक वायरस और जेमिनी वायरस है, इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो सबसे पहले अपने फूलगोभी मोज़ेक वायरस के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके अपने इन 4 वायरस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने पढ़ेंगे फूलगोभी मोज़ेक वायरस के बारे में। ठीक है, तो अपने यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं, फूलगोभी मोज़ेक वायरस। इसे अपने शॉर्ट में कहते हैं इंग्लिश में CAMV। CA का मतलब क्या है? कॉलीफ्लावर। फूल गोभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलीफ्लावर। M का मतलब है मोज़ेक और V का मतलब क्या है? वायरस। ठीक है, फूल गोभी मोज़ेक वायरस को क्या लिख सकते हैं अपने? CAMV। जो फूल गोभी मोज़ेक वायरस है, इस पर सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। पहला पॉइंट आपने इसमें क्या याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग किए गए हैं। इसमें अनुवांशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? इसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। ये द्विबीजपत्री पौधों को संक्रमित करता है। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको नोट्सों के अंदर लिखे हुए भी मिल जाएंगे। द्विबीजपत्री पौधों को संक्रमित करता है, मतलब इस वायरस का उपयोग अपने द्विबीजपत्री पौधों के अंदर वांछित जीन को प्रवेश करवाने में करते हैं। ठीक है, कि इस वायरस का उपयोग करके अपने जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनके अंदर अपने वांछित जीन प्रवेश करवा सकते हैं, क्योंकि ये वायरस द्विबीजपत्री पौधों को संक्रमित करता है। लेकिन इस वायरस की कमी क्या है कि ये जो वायरस है, इसके अंदर सिर्फ कम लंबाई का बाहरी डीएनए जोड़ सकते हैं। ये इसकी मुख्य कमी है कि इसके अंदर अपने कोई बाहरी जो डीएनए जोड़ेंगे उसकी लंबाई कम लंबा अपने बाहरी डीएनए जोड़ सकते हैं। यदि जो वांछित जीन है या वांछित डीएनए है उसकी लंबाई, उसका साइज़ बड़ा होगा, तो जो फूलगोभी मोज़ेक वायरस है ये उसको दूसरे पौधे में नहीं लेके जा सकता। ये इसकी सबसे मुख्य कमी है। इसके अंदर ये अपने 4 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, देख लो इनको। फिर अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं जेमिनी वायरस के बारे में। फूलगोभी मोज़ेक वायरस के बाद नेक्स्ट है जेमिनी वायरस। जो जेमिनी वायरस है इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहला पॉइंट कि ये एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री दोनों प्रकार के पौधों को संक्रमित कर सकता है। मतलब अपने इसका उपयोग करके एक बीजपत्री पौधों में भी वांछित डीएनए प्रवेश करवा सकते हैं और द्विबीजपत्री पौधों में भी वांछित डीएनए प्रवेश करवा सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि इसके अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सा पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। लेकिन डीएनए भी किस प्रकार का होता है? एक लड़ीय या सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि इस वायरस का संचरण कीटों के द्वारा होता है।
कीटों के द्वारा होता है। मतलब ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचेगा? कीटों के द्वारा। जैसे आपको याद हो तो जो अपनी मूंग है, मूंग के अंदर एक रोग होता है, ठीक है, येलो वेन मोजेक वायरस। कौन सा वायरस है? येलो वेन मोजेक वायरस, जिसके कारण जो मूंग है इसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। ये जो वायरस है इसका वाहक कौन होता है, या इस वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे तक कौन लेके जाता है? कीट लेके जाता है। और उस कीट का नाम क्या है? वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी, ठीक है। उसी प्रकार ये है जेमिनी वायरस, कि ये जो जेमिनी वायरस है इसका संचरण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। 3 पॉइंट आपने इसमें याद रखने हैं। कौन कौन से? कि इसमें इसके द्वारा एक बीजपत्री पौधों में और द्विबीजपत्री पौधों में वांछित डीएनए का प्रवेश करवाया जा सकता है। क्यों करवाया जा सकता है? क्योंकि ये दोनों पौधों में संक्रमण फैला सकता है। इसके अंदर डीएनए होता है और वो किस प्रकार का होता है? एक लड़ीय होता है। थर्ड पॉइंट कि इस वायरस का संचरण कीटों के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये दोनों वायरस हो गए जिनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया गया था डीएनए। अब अपने उनके बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है आरएनए। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा कि इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? आरएनए। इसके अंदर जो आरएनए होता है वो एमआरएनए की तरह व्यवहार करता है। एमआरएनए की तरह व्यवहार करता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। लेकिन जो टोबैको मोजेक वायरस है इसके अंदर जो आरएनए होता है वो एमआरएनए की तरह व्यवहार करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इस एमआरएनए के से या इस एमआरएनए का उपयोग करके अपने एक डीएनए बना सकते हैं। और जो डीएनए एमआरएनए से बनता है उसे अपने क्या कहते हैं? सीडीएनए। ये अपने याद रखना है कि सामान्य तौर पर क्या होता है कि डीएनए होता है, डीएनए से ही डीएनए बनता है। डीएनए अपनी कॉपी खुद बनाता है। और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। ये तो होता है सामान्य तौर पर, सभी पौधों में, अपने में भी ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर ये कहता है कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए तो है ही नहीं, है क्या? आरएनए। और जो आरएनए है वो भी किस प्रकार व्यवहार कर रहा है? एमआरएनए की तरह। और एमआरएनए से जो डीएनए बनता है, वैसे तो डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन एमआरएनए से जो डीएनए बनता है उस डीएनए को अपने क्या कहते हैं? सीडीएनए, ठीक है। तो इस एमआरएनए का उपयोग करके अपने सीडीएनए बना सकते हैं। आई बात समझ में? 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए कि इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है, इसका आरएनए एमआरएनए की तरह व्यवहार करता है और इस एमआरएनए से अपने सीडीएनए बना सकते हैं। तो जब अपने पास सीडीएनए बन जाएगा तो सीडीएनए अपनी ही कॉपियां बनाता रहेगा। जैसे सामान्य डीएनए पुनरावृत्ति की प्रक्रिया के द्वारा अपनी कॉपियां बनाता है, उसी प्रकार जो सीडीएनए है ये भी अपनी कॉपियां खुद बनाता रहेगा। और इस सीडीएनए का उपयोग करके अपने, या इस सीडीएनए का उपयोग अपने जो पुनर्योगज डीएनए होता है, पुनर्योगज डीएनए में अपने करते हैं, ठीक है। कि इस सीडीएनए का उपयोग अपने किस में करते हैं? पुनर्योगज डीएनए बनाने में। ये अपने पॉइंट याद रखने हैं टोबैको मोजेक वायरस के अंदर, ठीक है। देख लीजिए इनको ध्यान से, पीडीएफ के अंदर भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही मिलेंगे। नेक्स्ट आता है ब्रोम मोजेक वायरस। ब्रोम मोजेक वायरस। ब्रोम मोजेक वायरस के अंदर भी आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? आरएनए होता है।
जो ब्रोम मोज़ेक वायरस है ये ग्रैमिनी कुल के जो पौधे होते हैं, ठीक है, ब्रोम मोज़ेक वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। यह ग्रैमिनी कुल के पौधों में संक्रमण फैला सकता है, ठीक है। फिर आता है कि जो ब्रोम मोज़ेक वायरस होता है इसके अंदर 3 खंड होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसके अंदर 3 खंड होते हैं। इन तीनों खंडों का ही उपस्थित होना आवश्यक है, नहीं तो ये संक्रमण नहीं फैला सकता, ठीक है। इसका जो तीसरा खंड है, कौन सा खंड? 3 नंबर खंड। इसके तीसरे खंड में एक जीन होता है CP जीन। तीसरे खंड में कौन सा जीन होता है? CP जीन होता है। इस CP जीन की जगह पर अपने जो वांछित DNA है, वांछित DNA प्रवेश करवा सकते हैं, ठीक है। कि ब्रोम मोज़ेक वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? आरएनए। यह ग्रैमिनी कुल के पौधों में संक्रमण फैला सकता है। इस वायरस के अंदर 3 खंड होते हैं। इन तीनों खंडों का ही आवश्यक है उपस्थित होना, इनके बिना ये वायरस संक्रमण नहीं फैला सकता। इसका जो तीसरा खंड है उसके अंदर CP जीन होता है और उस CP जीन में अपने वांछित DNA प्रवेश करवाते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक था वायरस वाहक या पादप वायरस वाहक, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कृत्रिम गुणसूत्र के बारे में। एक तो होते हैं प्राकृतिक गुणसूत्र, जो पौधों में भी पाए जाते हैं, जंतुओं में भी पाए जाते हैं, ठीक है, सभी में पाए जाते हैं। अब अपने पढ़ रहे हैं कृत्रिम गुणसूत्र। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो प्राकृतिक वाहक होते हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक वाहक होते हैं वो बड़े साइज का वांछित DNA, बड़े साइज का वांछित DNA एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो इसलिए अपने को कृत्रिम वाहक बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा कृत्रिम वाहक? क्योंकि जब अपने को पौधों के अंदर बड़े साइज का वांछित DNA या वांछित जीन प्रवेश करवाना होता है तो वहाँ पर प्राकृतिक वाहक फेल हो जाते हैं। तो बड़े साइज का DNA प्रवेश करवाने के लिए किसका निर्माण किया गया? कृत्रिम वाहक का। और ये जो कृत्रिम वाहक है जब परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है, ये परपोषी कोशिका है, जब ये कृत्रिम वाहक परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है तो जो सामान्य गुणसूत्र होता है, सामान्य गुणसूत्र, तो ये सामान्य गुणसूत्र की तरह व्यवहार करता है। कौन? कृत्रिम वाहक। कि जब कृत्रिम वाहक जो कि बड़े साइज का DNA लेके जा सकता है, जब वो परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है तो वो सामान्य गुणसूत्र की तरह ही व्यवहार करता है। जैसे गुणसूत्र मतलब उस पर जो DNA होता है, DNA अपनी कॉपियाँ खुद बना सकता है, तो उसी प्रकार ये जो वाहक है ये भी अपनी कॉपियाँ खुद बना सकता है। कि जब ये परपोषी कोशिका में प्रवेश करेगा तो सामान्य गुणसूत्र की तरह ही व्यवहार करेगा। लेकिन ये किस प्रकार का है? कृत्रिम वाहक है। तो इसी प्रकार इसीलिए कृत्रिम वाहक को क्या कह देते हैं? कृत्रिम गुणसूत्र, ठीक है। दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं कि जो प्राकृतिक वाहक है वो बड़े साइज का DNA या बड़े साइज का वांछित DNA परपोषी कोशिकाओं में नहीं लेके जा सकता। तो बड़े साइज का वांछित DNA परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए वैज्ञानिकों ने कृत्रिम वाहक का निर्माण किया। और ये जो कृत्रिम वाहक है जब परपोषी की कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो सामान्य गुणसूत्र की तरह व्यवहार करता है। इसी कारण इस कृत्रिम वाहक को क्या नाम दे दिया गया? कृत्रिम गुणसूत्र, क्योंकि ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? गुणसूत्र की तरह, ठीक है। जब अपने जो जीवाणु होता है, जीवाणु को अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। जब अपने जीवाणु की कोशिकाओं से कृत्रिम गुणसूत्र का निर्माण करते हैं तो उसे अपने क्या कह देते हैं? BAC। B का मतलब बैक्टीरिया, A का मतलब आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम और C का मतलब क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। कि जब अपने जीवाणु की कोशिकाओं का उपयोग करके कृत्रिम गुणसूत्र का निर्माण करते हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं? BAC, ठीक है। और जब अपने जो यीस्ट होती है,
यीस्ट की कोशिका का उपयोग करके कृत्रिम गुणसूत्र बनाते हैं तो उस कृत्रिम गुणसूत्र को अपने क्या बोलते हैं, YAC। Y का मतलब यीस्ट, A का मतलब आर्टिफिशियल, C का मतलब क्रोमोसोम। ठीक है, तो कृत्रिम वाहक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं एग्रो संक्रमण। एग्रो संक्रमण, इसके बारे में पहले आपने एक लाइन पढ़ी हुई है, आपको भी पता चल जाएगा। एग्रो संक्रमण, ठीक है, हेडिंग लगाते हैं, एग्रो संक्रमण। कि इस विधि का उपयोग, किस विधि का उपयोग, एग्रो संक्रमण विधि का उपयोग। इस विधि का उपयोग उन वायरस वाहकों के लिए किया जाता है, उन वायरस वाहकों के लिए किया जाता है जिनका संचरण प्राकृतिक कीटों के द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक कीटों के द्वारा किया जाता है। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो आपका जेमिनी वायरस है, जेमिनी वायरस का उपयोग अपने करते हैं वाहक के रूप में, और उस जेमिनी वायरस का संचरण कौन करता है, कीट। ठीक है, तो वही बात आपने यहाँ पर पढ़ी है कि एग्रो संक्रमण क्या होता है, कि एग्रो संक्रमण विधि का उपयोग ऐसे वायरस वाहकों के लिए किया जाता है जिनका संचरण प्राकृतिक कीटों के द्वारा होता है। अब बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिनका संचरण कीटों के द्वारा होता है, लेकिन उन वायरसों का उपयोग अपने वाहक के रूप में नहीं करते। यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, वायरस वाहक, मतलब जिन वायरसों का उपयोग अपने वाहक के रूप में करते हैं। तो एग्रो संक्रमण विधि का उपयोग ऐसे वायरस वाहकों के द्वारा किया जाता है जिनका संचरण प्राकृतिक कीटों के द्वारा किया जाता है, जैसे जेमिनी वायरस। ठीक है, तो ये आपका एग्रो संक्रमण भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसमें द्विबीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप। हेडिंग है द्विबीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप, मतलब ऐसे कौन से द्विबीजपत्री पौधे हैं जिनके अंदर वांछित डीएनए प्रवेश करवाया गया था। सबसे पहला तो तंबाकू। तंबाकू सबसे पहला ट्रांसजेनिक पादप है जिसमें वांछित डीएनए प्रवेश करवाया गया था। टमाटर, बैंगन, कपास, पिटूनिया, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख दिए द्विबीजपत्री पौधों के। इन सभी के अंदर कोई ना कोई वांछित डीएनए या जीन प्रवेश करवाया गया है। नेक्स्ट है द्विबीजपत्री के बाद एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप। ठीक है, कौन से, एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप। एक बीजपत्री ट्रांसजेनिक पादप। अब इसमें कौन से आ जाएंगे, गेहूं, जई, राई, मक्का। ये सभी पादप जो एक बीजपत्री हैं, इनके अंदर भी जो वांछित डीएनए है वो प्रवेश करवाया गया है। इसमें आप चावल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, चावल भी अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक बीजपत्री पादप हो गए, पहले अपने लिखे थे द्विबीजपत्री पादप। इसके बाद में आता है ट्रांसजेनिक जंतु। ट्रांसजेनिक जंतु, तो अपने को सभी को पता है जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो वो प्राकृतिक रूप से जैसे नॉर्मली बच्चे का विकास होता है, ठीक है, वैसे उसी प्रकार टेस्ट ट्यूब बेबी का विकास नहीं होता। ये किस प्रकार का होता है, ट्रांसजेनिक जंतु होता है। ठीक है, तो ये तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे, इसके बारे में ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सिर्फ आपने पादपों के बारे में ध्यान रखना है, जंतु के बारे में नहीं आपने पढ़ना। पादप अपने ध्यान में रखने हैं कि कौन से द्विबीजपत्री पादप थे और कौन से एक बीजपत्री पादप हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं cDNA लाइब्रेरी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, cDNA लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी। अब cDNA लाइब्रेरी क्या होता है कि कोई पादप है, ठीक है, पादप के अपने ऐसे उत्तक लेते हैं जिनसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। अपने पादप के ऐसे उत्तक लेने हैं या ऐसे कोशिकाएं लेनी हैं जिनसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है। और ऐसी कोशिकाएं और ऐसे उत्तक कहाँ पर पाए जाते हैं कि जो जड़ है, तना है या पत्ती है, इनके शीर्ष भाग होते हैं, जो जड़, तना और पत्ती के जो शीर्ष भाग होते हैं, जहाँ पर विभजोतक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके द्वारा अधिक मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ऐसी कोशिकाओं को अपने अलग कर लेना है और उन कोशिकाओं से अपने क्या प्राप्त करना है, mRNA, ठीक है। कि सबसे पहले तो अपने को ऐसी कोशिकाएं चाहिए जिनके द्वारा में अधिक मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है। और ऐसी कोशिकाएं पौधों में कहाँ पर पाई जाती हैं, जड़, तना और पत्ती के शीर्ष भागों में। उन कोशिकाओं से अपने को mRNA अलग कर लेना है और उस mRNA से अपने क्या तैयार करेंगे, cDNA, जैसा आपने शुरू में पढ़ा था। जब mRNA से cDNA का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब mRNA से cDNA का निर्माण होता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रक्रिया के अंदर यहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो भी कौन सा आएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ध्यान रखना है, प्रक्रिया का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी प्रक्रिया, जिसके अंदर mRNA से cDNA बनता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में जो अपने को एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो अपने किसका निर्माण कर लिया, cDNA का निर्माण कर लिया। तो इस cDNA की जब अपने पास काफ़ी सारी कॉपियां बन जाती हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं, cDNA लाइब्रेरी बोलते हैं। दोबारा एक सेकंड में मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि सबसे पहले अपने पादप के ऐसी कोशिकाएं चाहिए, पादप की ऐसी कोशिकाएं चाहिए जिनसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का निर्माण होता है। और ऐसी कोशिकाएं कहाँ होती हैं, जड़, तना और पत्ती के शीर्ष भागों में। उन कोशिकाओं से अपने को mRNA अलग करना है और उस mRNA से अपने को किसका निर्माण करना है, cDNA का। जब mRNA से cDNA बनता है तो उस प्रक्रिया को अपने क्या बोला था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में यहाँ पर जो एंजाइम आता है वो कौन सा आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जब अपने cDNA का निर्माण कर लिया था तो फिर अपने cDNA की कई सारी कॉपियाँ बना लेते हैं कि इसकी संख्या को अपने बढ़ाते हैं। तो cDNA की काफ़ी सारी संख्या को या cDNA के समूह को या cDNA की समष्टि को अपने क्या कहते हैं, cDNA लाइब्रेरी। अब यहाँ पर जो लाइब्रेरी शब्द है कि नॉर्मली अपने जो विद्यालय है, स्कूल हैं, स्कूलों में लाइब्रेरियाँ होती हैं, वहाँ पर लाइब्रेरियों में क्या होता है, बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। तो उसी प्रकार जो cDNA लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में क्या होगा, बहुत सारे cDNA होंगे। कि पहले तो अपने को cDNA बनाना है, फिर उसकी cDNA की संख्या को बढ़ाना है, और जब संख्या बढ़ जाएगी तो उसे अपने क्या बोलेंगे, cDNA लाइब्रेरी। तो ये अपना cDNA लाइब्रेरी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जितने भी टॉपिक आएंगे वो सभी इम्पॉर्टेंट है। मतलब इससे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बीटी कॉटन या बीटी कपास। ठीक है, कि पहले जो कपास थी, जो देसी कपास थी, उसके अंदर
जो कीटों का आक्रमण ज़्यादा होता था। तो उन कीटों से कपास को बचाने के लिए क्या किया गया, एक जीवाणु होता है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। बेसिलस थुरिंजिएंसिस, यहाँ पर बीटी का मतलब क्या है, बीटी, बी का मतलब बेसिलस, टी का मतलब थुरिंजिएंसिस। ठीक है, ये है क्या, एक जीवाणु। इस जीवाणु में एक ऐसा जीन पाया जाता है जो कीटनाशी होता है। मतलब इस जीवाणु के अंदर ऐसा जीन पाया जाता है जो कीटों के लिए हानिकारक होता है, कीटों को वो मार देता है। ठीक है, वो एक प्रोटीन का निर्माण करता है, वो जीन एक प्रोटीन का निर्माण करता है और उस प्रोटीन को अपने क्या बोलते हैं, क्राई प्रोटीन। ठीक है, दोबारा फिर रिपीट कर दें कि जो जीवाणु है बेसिलस थुरिंजिएंसिस, इसके अंदर एक जीन होता है जो कीटों के लिए हानिकारक होता है। इस जीन से एक प्रोटीन बनता है जिसे अपने कहते हैं कीटनाशी प्रोटीन या क्राई प्रोटीन। जब इस जीन को, यहाँ पर जो जीन था, जिस जीन के कारण क्राई प्रोटीन या कीटनाशी प्रोटीन का निर्माण हो रहा था, जब इस जीन को कपास के अंदर प्रवेश करवाया गया, ठीक है, कपास के अंदर प्रवेश करवाया गया, तो जो कपास है वो जो पिंक बॉलवर्म या लाल सुंडी, पिंक बॉलवर्म, ठीक है, वो कपास पिंक बॉलवर्म या गुलाबी सड़न कीट, यहाँ पर लाल नहीं आएगा, गुलाबी सड़न कीट के प्रति क्या होगी, प्रतिरोधक होगी। मतलब पहले जब ये जीन उसमें नहीं था तो ये जो कीट है, कौन सा, गुलाबी सड़न कीट या पिंक बॉलवर्म, ये इस कपास को हानि पहुंचाता था। लेकिन जब इस कपास के अंदर ये जीन प्रवेश करवा दिया तो इस जीन के कारण एक प्रोटीन बनता है, कौन सा प्रोटीन, कीटनाशी, मतलब वो कीटों को मार देता है। तो जब अपने इस जीन को कपास में प्रवेश करवाया तो इधर से जब वो पिंक बॉलवर्म या गुलाबी सड़न कीट आया, इसने जैसे ही कपास की पत्ती को खाया तो इसकी क्या होगी, मृत्यु होगी। तो धीरे धीरे ये जो कीट थे इन्होंने कपास को खाना ही बंद कर दिया, क्योंकि जैसे ही ये कपास को खाते हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार बीटी कॉटन का निर्माण हुआ। यहाँ पर आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बैक्टीरिया है, याद रखना है, कौन सा, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, कि पहले कपास को जो गुलाबी सड़न कीट है ये हानि पहुंचाता था, बाद में जो बेसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु है इससे एक जीन निकाला जो कीटनाशी प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसके कारण जो गुलाबी सड़न कीट है उसकी मृत्यु होनी शुरू हो गई। तो बीटी कॉटन के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने फ्लेवर सेवर टमाटर के बारे में। फ्लेवर सेवर टमाटर, नॉर्मली क्या होता है कि टमाटर को अपने लंबे टाइम तक घरों में स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों नहीं करके रख सकते, क्योंकि जो टमाटर का बाहर वाला आवरण होता है, उसकी जो बाहर वाली परत होती है वो सड़नी शुरू हो जाती है, वो गलनी शुरू हो जाती है। अब वो सड़ती क्यों है या वो जो गलनी शुरू क्यों हो जाती है, तो होती है एक एंजाइम के कारण। वो कौन सा एंजाइम होता है, पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज। कि जो टमाटर है, जो टमाटर का बाहर वाला आवरण है वो गलना या सड़ना शुरू हो जाता है। किसके कारण, जब ये एंजाइम सक्रिय हो जाता है। ये एंजाइम सक्रिय होकर टमाटर की जो बाहर वाली परत होती है उसको नष्ट करना शुरू कर देता है। यदि ऐसा हो कि ये एंजाइम सक्रिय ही ना हो या कम मात्रा में सक्रिय हो तो अपने टमाटर को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक टेक्निक होती है एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस आरएनए तकनीक की सहायता से ये जो एंजाइम है पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज, इसको निष्क्रिय कर दिया गया या ये कम मात्रा में सक्रिय होता है, जिसके कारण जो टमाटर है इसको अपने लंबे टाइम तक घरों में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लेवर सेवर टमाटर के बाद में
ट्रांसजेनिक मक्का। ट्रांसजेनिक मक्का कि पहले क्या होता था कि ट्रांसजेनिक मक्का कि पहले क्या होता था कि मक्का के अंदर प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता था। ठीक है, मक्का के अंदर प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता था। तो मक्का के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, मक्का के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों ने जो लाइसीन अमीनो अम्ल है, लाइसीन अमीनो अम्ल है, इसको मक्का के अंदर प्रवेश करवा दिया। किसके अंदर प्रवेश करवा दिया? मक्का के अंदर। किसको? लाइसीन अमीनो अम्ल को। तो अमीनो अम्ल क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही लाइसीन अमीनो अम्ल को मक्का के अंदर प्रवेश करवाया तो मक्का के अंदर प्रोटीन का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, तो ये था ट्रांसजेनिक मक्का। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं खरपतवार नाशी प्रतिरोधी किस्में। आपको पता है कि खेतों के अंदर मुख्य फसल के साथ खरपतवार भी उगाते हैं। ठीक है, जो मुख्य फसल को हानि पहुंचाती हैं। अब वहाँ पर अपने दो काम कर सकते हैं, या तो अपने उस खरपतवार को उखाड़ के निकाल दें, या कोई अपने ऐसी स्प्रे करें कि खरपतवार नष्ट हो जाए और मुख्य फसल बच जाए। ठीक है, तो उनको उखाड़ना मुश्किल था क्योंकि वो काफ़ी संख्या में पाए जाते थे। पहले ऐसी कोई स्प्रे नहीं थी, पहले स्प्रे करते थे तो खरपतवार तो नष्ट हो जाते थे लेकिन मुख्य फसल भी नष्ट हो जाती थी। ठीक है, तो पहले अपने हेडिंग लगाते हैं खरपतवार नाशी प्रतिरोधी पादप। ठीक है, फिर वैज्ञानिकों ने पौधों की ऐसी किस्मों का विकास किया, ठीक है, कि उन पर जो खरपतवार नाशी मतलब जो स्प्रे होती है जो खरपतवारों को नष्ट करती है, उन पादपों पर जो खरपतवारों का प्रभाव या खरपतवार नाशी का प्रभाव नहीं होता। ठीक है, मान लो ये तो है अपनी मुख्य फसल का पौधा और ये है खरपतवार। पहले क्या होता था कि जो स्प्रे करते थे तो खरपतवार तो नष्ट हो जाते थे लेकिन मुख्य फसल भी नष्ट हो जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्मों का विकास किया है कि जब अपने खरपतवार नाशी की स्प्रे करते हैं तो सिर्फ खरपतवार ही नष्ट होता है, मुख्य फसल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है, तो ये अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग है। जैसे लिखा हुआ है जो तंबाकू की फसल है, जो तंबाकू की फसल है वो ग्लाइफोसेट केमिकल है, खरपतवारनाशी है, कि जो तंबाकू की फसल है इसमें ग्लाइफोसेट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार काफ़ी सारे हैं जो आपके जो नोट्स हैं उसमें लिखा हुआ है। बस याद यही रखना है कि ऐसे पादप जिन पर खरपतवार नाशियों का प्रभाव नहीं होता, जैसे आपने यहाँ पर समझा था। एग्जाम्पल याद रखना है तंबाकू का, टमाटर का। इन पर जो ग्लाइफोसेट खरपतवार नाशी होते हैं इनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं नरबंधेय पौधों की प्राप्ति। नरबंधेय पौधों की प्राप्ति। अब नरबंधेय पौधे कौन से होते हैं भाई? नरबंधेय पौधों की प्राप्ति। नरबंधेय पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर या तो परागकण अनुपस्थित होते हैं या निष्क्रिय होते हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि नरबंधेय पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो परागकण एब्सेंट होते हैं या निष्क्रिय होते हैं, मतलब वो जननक्षम नहीं होते, वो जनन नहीं कर सकते। तो अपने नरबंधेय पौधे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पर आपने एक जीवाणु याद रखना है, बेसिलस अमाइलो लिक्वेफेंसियंस। कौन सा है? बेसिलस अमाइलो लिक्वेफेंसियंस। इस जीवाणु के अंदर एक जीन पाया जाता है बार्नेज। कौन सा जीन? बार्नेज जीन। जब इस जीन को पौधों के अंदर प्रवेश करवाया जाता है तो पौधे किस प्रकार के हो जाते हैं? नरबंधेय हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर या तो परागकण बनते ही नहीं, यदि बनते हैं तो निष्क्रिय होते हैं। जीवाणु कौन सा है? बेसिलस अमाइलो लिक्वेफेंसियंस। इसके अंदर जीन कौन सा है? बार्नेज। इस बार्नेज जीन के कारण पौधे किस प्रकार के हो जाते हैं? नरबंधेय। एक दूसरा जीन है
बार स्टार। दूसरा जीन कौन सा है? बार स्टार जीन। इस जीन के कारण नर बंध्या पौधे भी नर उर्वर हो जाते हैं। किस प्रकार के हो जाते हैं वो? नर उर्वर। मतलब ऐसे पौधे जो नर बंध्या हैं उनके अंदर परागकण नहीं बनते या वो परागकण निष्क्रिय होते हैं। यदि ऐसे पौधों के अंदर अपनी बार स्टार जीन प्रवेश करवाएं तो वो पौधे किस प्रकार के हो जाते हैं? नर उर्वर हो जाते हैं। उनके अंदर जो परागकण बनने शुरू हो जाते हैं या वो सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। और ये जीन भी कहाँ पर पाया जाता है? इसी जीवाणु के अंदर पाया जाता है। तो बार्नेज जीन के कारण तो नर बंध्यता आती है और बार स्टार के कारण नर बंध्या पौधे नर उर्वर हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाना। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाना। अब कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाना। यहां पर भी आपने एक जीवाणु याद रखना है, राइजोबियम मेलिलोटी। कौन सा जीवाणु है? राइजोबियम मेलिलोटी। इस जीवाणु के अंदर एक जीन पाया जाता है। कौन सा जीन? निफ जीन। इस जीन को जब पादपों के अंदर प्रवेश करवाया जाता है तो पौधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि कुछ पौधे तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है, तो एक जीवाणु होता है राइजोबियम मेलिलोटी। इसके अंदर कौन सा जीन पाया जाता है? निफ जीन। जब इस निफ जीन को ऐसे पौधों में प्रवेश करवाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते तो ऐसे पौधे भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू होता है पादप उत्तक संवर्धन। कि पादप उत्तक संवर्धन इसका दूसरा पार्ट है जो आपका चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी। इसका बुक के अंदर इसके दो पार्ट दिए हुए हैं, एक तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी वाला और दूसरा पादप उत्तक संवर्धन। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट शुरू होता है पादप उत्तक संवर्धन। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं अपने पादप उत्तक संवर्धन। क्या होता है पादप उत्तक संवर्धन? कि पादपों की कोशिकाओं को उत्तकों को या अंगों को कृत्रिम पोषक माध्यम पर, कहाँ पर? कृत्रिम पोषक माध्यम पर लैब के अंदर ग्रो कराना या उगाना क्या कहलाता है? पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि अपने बीज लेते हैं, उस बीज को अपने मिट्टी के अंदर लगा देते हैं, मिट्टी के अंदर अपने पानी डालते हैं, मिट्टी के अंदर अपने क्या डालते हैं? पोषक तत्व। ये जो बीज है, इस बीज से पौधा बनता है, वो पौधा इस मिट्टी से ही पानी का अवशोषण करता है और इस मिट्टी से ही पोषक तत्व ग्रहण करता है। लेकिन पादप उत्तक संवर्धन क्या कहता है कि यहाँ पर पादप की कोशिकाओं को, उत्तकों को या अंगों को, जरूरी नहीं है कि अपने बीज ही लें, बीज भी ले सकते हैं लेकिन कोशिकाएं भी ले सकते हैं, उत्तक भी ले सकते हैं, अंग भी ले सकते हैं। पादप कोशिकाओं को, उत्तकों को या अंगों को कृत्रिम पोषक माध्यम पर, मिट्टी के अंदर नहीं, कृत्रिम पोषक माध्यम पर। ठीक है, मतलब लैब के अंदर एक ऐसा माध्यम होगा जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होंगे। ये मान लो कोई एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर क्या उपस्थित हैं? सभी पोषक तत्व। ठीक है, कृत्रिम पोषक माध्यम पर लैब के अंदर। ठीक है, बाहरी वातावरण में नहीं, प्राकृतिक अवस्था में नहीं, कहाँ पर? लैब के अंदर जब उसे उगाया जाता है तो उसे अपने क्या कहते हैं? पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो एक एक करके अपने इसकी परिभाषा, जो आगे इसकी शब्दावली है उसको अपने पढ़ते हैं। सबसे पहला है कर्तोत्तक। कर्तोत्तक को इंग्लिश में कहते हैं अपने एक्सप्लांट। तो सबसे पहला है अपना फर्स्ट
कर्तोतक। कर्तोतक क्या होता है कि पौधे का वह भाग जिसको अपने पादप उत्तक संवर्धन में काम में लेते हैं। ठीक है, पौधे का वह भाग जिसे अपने पादप उत्तक संवर्धन में काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंप्लीट पादप है, जो मार्कर है ये एक कंप्लीट पादप है। इसके अपने इस भाग का उपयोग करके अपने नए पादप का विकास करना है। तो इस भाग को अपने क्या बोलेंगे? कर्तोतक। डायग्राम बनाएं। ये मान लो एक प्लांट है, ये जड़ें, ये तना, ये पत्ती। ठीक है, इस पत्ती का उपयोग करके अपने नए पादप का विकास करेंगे। तो इस पत्ती को अपने क्या बोलेंगे? कर्तोतक। आगे बात समझ में? तो कर्तोतक क्या होता है? पौधे का वह भाग जिसका उपयोग करके अपने उत्तक संवर्धन विधि के द्वारा नए पादप का विकास करते हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं? कर्तोतक। कर्तोतक के बाद नेक्स्ट आता है कैलस। कैलस क्या होता है? कोशिकाओं का असंगठित और अविभेदित समूह। क्या होता है? कोशिकाओं का असंगठित व अविभेदित समूह क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। कोशिकाओं का असंगठित और अविभेदित समूह क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। तो ये कैलस हो गया। कैलस के बाद नेक्स्ट आता है जीव द्रव्यक। पहले आपने पढ़ा हुआ है जीव द्रव्य, एक तो होता है जीव द्रव्य, लेकिन यहाँ पर क्या है? जीव द्रव्यक क्या है? तो जीव द्रव्यक क्या होता है कि ऐसी पादप कोशिका जिसके अंदर कोशिका भित्ति, ऐसी पादप कोशिका जिसके अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। सामान्य तौर पर क्या होता है? पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जब मान लो ये पादप कोशिका है, ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका झिल्ली है, ये उसका केंद्रक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये हरितलवक। जब इस पादप कोशिका में से अपने कोशिका भित्ति को हटा देंगे तो ये जो संरचना बची है इसे अपने क्या बोलेंगे? जीव द्रव्यक। तो जीव द्रव्यक क्या होता है? ऐसी पादप कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, उसे अपने बोलते हैं जीव द्रव्यक। नेक्स्ट आता है उपसंवर्धन। उपसंवर्धन क्या होता है? अब उपसंवर्धन क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है कि मैंने यहाँ पर एक बनाया था पोषक माध्यम, यहाँ पर अपने एक पोषक माध्यम बनाया था जिसके ऊपर आपने कर्तोतक को ग्रो करवाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कर्तोतक है जिससे अपने नया प्लांट तैयार करेंगे, ये कर्तोतक इस पोषक माध्यम से पोषक तत्व लेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये कर्तोतक इस पोषक माध्यम में से पोषक तत्व लेता रहेगा तो इस माध्यम के अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे? इस कर्तोतक को यहाँ से निकालकर एक दूसरे पोषक माध्यम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं? उपसंवर्धन कहते हैं। जैसे सामान्य तौर पर क्या होता है कि अपने घरों में जो पौधे हैं वो गमलों के अंदर लगे होते हैं। ठीक है, गमले के अंदर मिट्टी है, उसके अंदर अपने पानी डालते हैं, उसी मिट्टी से जो पौधे हैं वो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। पौधों की वृद्धि होती है, जैसे जैसे पौधा वृद्धि करेगा, वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? पोषक तत्व। वो पोषक तत्व कहाँ से लेगा? उस गमले से। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उस गमले के अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, क्योंकि अपने पोषक तत्व उसमें डाले ही नहीं, और जो उसमें पोषक तत्व थे जब पौधे की वृद्धि हुई तो पौधे ने उसको अवशोषित कर लिया। तो फिर अपने क्या करते हैं कि पौधे को उस गमले से निकाल कर अपने बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसमें ज़्यादा मिट्टी होगी, मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा में अपने पोषक तत्व डाल सकते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या है? जब अपने पौधों को एक गमले से निकालकर दूसरे गमले में ट्रांसफ़र किया, वो प्रक्रिया कौन सी है? उपसंवर्धन की। उसी प्रकार यहाँ पर है कि ये एक पोषक माध्यम था, इसमें किसी भी कोशिका को अपने रखा जिससे पौधे का अपने विकास करना है। तो जब ये कोशिका इस माध्यम से पोषक तत्वों का ग्रहण करेगी, पोषक तत्वों को अवशोषित करेगी, तो इस माध्यम में पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी।
ठीक है। तो फिर अपने क्या करेंगे, उस कोशिका को इस माध्यम से निकालकर अपने दूसरे माध्यम में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, उपसंवर्धन बोलते हैं। उपसंवर्धन के बाद में नेक्स्ट आती है भ्रूण संवर्धन। ये साफ कर देते हैं। ये आपका था उपसंवर्धन। उपसंवर्धन के बाद नेक्स्ट आता है भ्रूण संवर्धन। आप सभी को पता है कि भ्रूण क्या होता है। भ्रूण क्या होता है, बीज के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे अपने क्या बोलते हैं, भ्रूण। कहाँ पर पाई जाती है, बीज के अंदर, ठीक है। तो भ्रूण संवर्धन क्या होता है कि जब अपने पूर्ण रूप से विकसित या अर्ध विकसित, पूर्ण रूप से विकसित या अर्ध विकसित भ्रूण को बीज से निकालकर कृत्रिम पोषक माध्यम पर कल्चर करते हैं। कृत्रिम पोषक माध्यम, कि जब अपने पूर्ण रूप से विकसित या अर्ध विकसित भ्रूण को बीज से निकालकर कृत्रिम पोषक माध्यम पर संवर्धित करते हैं या कल्चर करते हैं, तो उस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं, भ्रूण संवर्धन, ठीक है। अब बात आपने ये ध्यान रखनी है कि जब अपने भ्रूण का संवर्धन करेंगे ना, मान लो ये आपका बीज है, इस बीज में इस प्रकार का एक भ्रूण पाया जाता है, ठीक है। इस भ्रूण में एक पॉइंट होता है जिसे अपने बोलते हैं निलंबक। तो जब आप बीज में से भ्रूण को निकालोगे तो ये जो निलंबक है, ये निलंबक नष्ट नहीं होना चाहिए। भ्रूण के ऊपर जो निलंबक पाया जाएगा, ये निलंबक नष्ट नहीं होना चाहिए। नष्ट क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भ्रूण को जो पादप हार्मोन है जिब्रेलिन, ये निलंबक भ्रूण को जिब्रेलिन की आपूर्ति करता है, ठीक है। ये निलंबक भ्रूण को जिब्रेलिन की आपूर्ति करता है। यदि ये निलंबक नष्ट हो जाएगा तो भ्रूण को जिब्रेलिन नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा तो जो भ्रूण है, भ्रूण का अंकुरण नहीं होगा, मतलब भ्रूण से नया पौधा नहीं बनेगा। तो आपने बात क्या ध्यान रखनी है कि जब अपने बीज से भ्रूण निकालेंगे तो उसका जो निलंबक है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो भ्रूण संवर्धन है ये किया था वैज्ञानिक का नाम है हैनिंग। सबसे पहले भ्रूण संवर्धन की खोज की थी हैनिंग ने, तो ये अपने याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम हैनिंग। तो भ्रूण संवर्धन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं पराग संवर्धन। पराग संवर्धन या परागकण संवर्धन। पराग संवर्धन। अब पराग संवर्धन क्या होता है कि परागकण कहाँ पर पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं जो इस प्रकार परागकोश होता है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये किसका डायग्राम है, पुंकेसर का। पुंकेसर में ये क्या है, परागकोश। इस परागकोश के अंदर क्या उपस्थित हैं, परागकण। कि जब अपने परागकणों को परागकोश से निकालकर कृत्रिम पोषक माध्यम पर, कौन से माध्यम पर, कृत्रिम पोषक माध्यम पर संवर्धित करते हैं या कल्चर करते हैं, तो उस प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, पराग संवर्धन कहते हैं, ठीक है। अपने पराग संवर्धन क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि परागकण क्या है, नर युग्मक है, और नर युग्मक क्या होता है, अगुणित, ठीक है। परागकण क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। तो जब अपने अगुणित ये जो कोशिका है इसको अपने कृत्रिम पोषक माध्यम पर कल्चर करेंगे या संवर्धित करेंगे, और इससे अपने जो नया पौधा तैयार करेंगे वो भी क्या होगा, अगुणित होगा। तो जब अपने अगुणित कोशिका को कल्चर कर रहे हैं, अगुणित कोशिका को अपने लैब के अंदर ग्रो करवा रहे हैं, तो उस अगुणित कोशिका से जो नया पौधा बनेगा वो भी क्या होगा, अगुणित होगा। तो आपने याद रखना है कि पराग संवर्धन क्यों किया जाता है, अगुणित पौधों की प्राप्ति के लिए। तो पराग संवर्धन के बाद नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं विभज्योतक संवर्धन। विभज्योतक संवर्धन। विभज्योतक संवर्धन। विभज्योतक संवर्धन क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो पौधों के अंदर
विभज्योतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? विभज्योतक कोशिकाएं, मतलब जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो विभज्योतक कोशिकाओं को जब कृत्रिम पोषक माध्यम पर संवर्धित किया जाता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? विभज्योतक संवर्धन। दोबारा फिर रिपीट कर दें कि जब विभज्योतक कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम पर संवर्धित किया जाता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? विभज्योतक संवर्धन। अब आपने पढ़ा था कि पराग संवर्धन क्यों करते हैं? अगुणित पौधों की प्राप्ति के लिए। और उसी प्रकार जो विभज्योतक संवर्धन है ये क्यों किया जाता है? इसका भी तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो जो विभज्योतक संवर्धन है ये किया जाता है रोग मुक्त पौधों की प्राप्ति के लिए। रोग मुक्त पौधों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि जो विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं ना वो रोग मुक्त होती हैं। उसमें ना ही तो कोई वायरस का संक्रमण होता है, ना ही कोई जीवाणु का, ना ही किसी कवक का। उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। कौन सी कोशिका में? विभज्योतक कोशिका में। तो जब अपने विभज्योतक कोशिका से नया पौधा तैयार करेंगे तो जो नया पौधा बनेगा वो भी क्या होगा? रोग मुक्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका विभज्योतक संवर्धन। विभज्योतक संवर्धन के बाद नेक्स्ट परिभाषा आती है पूर्ण शक्ता। पूर्ण शक्ता। अब पूर्ण शक्ता क्या होती है? देखो शब्द का मतलब समझो। पूर्ण का मतलब क्या है? समझते हो आप? पूर्ण मतलब टोटल, संपूर्ण, सारा। शक्ता का मतलब है यहाँ पर उसकी पावर, शक्ति। पूर्ण शक्ति से मिला है पूर्ण शक्ता। अब पूर्ण शक्ता क्या होता है कि कोशिका की वह क्षमता, कोशिका की वह क्षमता जिससे वो संपूर्ण पौधे का विकास कर सकती है, उसे अपने क्या बोलते हैं? उसकी पूर्ण शक्ता, मतलब उसकी पूर्ण शक्ति। मैंने अभी आपको बताया है कि अपने यहाँ पर परिभाषा आपने पढ़ी थी पादप उत्तक संवर्धन की, कि पादप कोशिका या उत्तक या अंग, पादप कोशिका, उत्तक या अंग को अपने कृत्रिम पोषक माध्यम पर संवर्धित करके नया पौधा तैयार कर सकती हैं। यहाँ पर शुरू में क्या लिखा हुआ है? पादप कोशिका, मतलब सिर्फ एक ही कोशिका, मतलब सिर्फ एक ही कोशिका को अपने यदि लैब के अंदर कल्चर करें तो एक ही कोशिका से संपूर्ण पौधे का विकास हो सकता है। मतलब एक कोशिका के अंदर वो शक्ति होती है कि वो पूर्ण पौधे का, संपूर्ण पौधे का विकास या संपूर्ण पौधे का निर्माण कर सके। और कोशिका की इस क्षमता को, कोशिका की इस शक्ति को क्या बोलते हैं? पूर्ण शक्ता। ठीक है, दोबारा आपने फिर रिपीट कर दें कि पूर्ण शक्ता क्या होती है? कि पादप कोशिका की वह क्षमता कि वह एक संपूर्ण पौधे का निर्माण कर दे, उसी क्षमता को अपने क्या बोलते हैं? पूर्ण शक्ता। नेक्स्ट आता है आपका पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ अभी जो अपने बार बार पढ़ रहे थे कि अपने पादप कोशिकाओं को, उत्तकों को या अंगों को कृत्रिम पोषक माध्यम में संवर्धित करेंगे। तो अभी आपने वही पढ़ना है पोषक पदार्थ की। जो कृत्रिम पोषक पदार्थ है वो क्या है? पोषक पदार्थ, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जिसके ऊपर या जिसके अंदर पादप कोशिकाओं, उत्तकों या अंगों को संवर्धित किया जाता है। वह पदार्थ जिसके अंदर पादप कोशिकाओं, उत्तकों या अंगों को संवर्धित किया जाता है उसे अपने पोषक पदार्थ कहते हैं। आई बस में पोषक पदार्थ के अंदर वे सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो पौधे को अपनी वृद्धि करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने एक बात और ध्यान रखनी है पोषक पदार्थ के अंदर। डेफिनेशन तो आप सभी ने पढ़ ली कि पोषक पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन आपने इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इस पोषक पदार्थ के अंदर कोई भी जीवाणु, कोई भी वायरस, कोई भी कवक ना हो। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का उसमें संक्रमण ना हो। किसमें? इस पोषक पदार्थ में। तो इसे संक्रमण से मुक्त करने के लिए इसके अंदर जो भी सूक्ष्म जीव हैं उन सभी को मारने के लिए एक तकनीक को काम में लिया जाता है। वो क्या है? एक यंत्र होता है ऑटोक्लेव। क्या नाम है उसका? ऑटोक्लेव।
इस ऑटोक्लेव के अंदर पोषक माध्यम होता है या जो पोषक पदार्थ होता है उसको 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और उसके अंदर प्रेशर कितना होता है 15 psi। ठीक है, कि जैसे अपने घरों में जो प्रेशर कुकर होता है उसी प्रकार होता है ऑटोक्लेव, कि ये ऑटोक्लेव है। इस ऑटोक्लेव के अंदर अपने क्या रखेंगे, पोषक माध्यम, कि ये अपने रख दिया पोषक माध्यम। ऊपर से इसका ढक्कन अपने कर देंगे बंद। ठीक है, इसमें अपने करंट प्रवाहित करेंगे। करंट प्रवाहित करने पर यहाँ पर लगा होता है मीटर। ठीक है, तो धीरे धीरे इस मीटर में क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो अपने क्या करते हैं, इस पोषक माध्यम को अपने गर्म करते हैं कहाँ तक, 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और जब तापमान 121 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो अपने आप ही प्रेशर कितना हो जाता है, 15 psi। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और जब अपने पोषक पदार्थ को ऑटोक्लेव के अंदर गर्म कर देंगे इतने तापमान पर और इतने प्रेशर पर, तो उसके अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उन सभी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं पात्रे तकनीक, कि पात्रे तकनीक क्या होती है। हेडिंग है पात्रे तकनीक। पात्रे तकनीक क्या होती है कि पादप कोशिकाओं को, उत्तकों को या अंगों को, पादप कोशिकाओं को, उत्तकों को या अंगों को लैब के अंदर जो टेस्ट ट्यूब होती हैं या परखणियाँ होती हैं उनके अंदर ग्रो करवाना या उगाना क्या कहलाता है, पात्रे तकनीक कहलाती है। दोबारा फिर रिपीट कर दें, आसान सा है कि पादप कोशिकाओं को, उत्तकों को या अंगों को लैब के अंदर, परखणियों के अंदर ग्रो करवाना या उगाना क्या कहलाता है, पात्रे तकनीक कहलाती है। ठीक है, पात्रे तकनीक के बाद नेक्स्ट आता है पात्रे तकनीक की समस्याएं। पात्रे तकनीक की समस्याएं। अब पात्रे तकनीक के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, यहाँ पर 2 समस्याएं आ सकती हैं। पहला तो कि अपने को पादप कोशिकाओं की जिस प्रकार की वृद्धि करवानी है उस प्रकार की वृद्धि कई बार नहीं होती। पहली समस्या इसमें क्या आएगी कि अपने को पादप कोशिकाओं की जिस प्रकार की वृद्धि करवानी है उस प्रकार की वृद्धि नहीं होती। ठीक है, दूसरी समस्या क्या आती है, पहली तो आती है कि वृद्धि, कि जिस प्रकार की अपने वृद्धि करवानी है उस प्रकार की वृद्धि नहीं हो पाती। दूसरी समस्या क्या आती है, सूक्ष्म जीव, कि जब अपने पात्रे तकनीक करते हैं लैब के अंदर, परखणियों के अंदर जो बीकर होते हैं उनके अंदर अपने पादप ग्रो करवाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव आ सकते हैं। तो जो सभी उपकरण होंगे, चाहे वो परखणियाँ हों, चाहे वो आपके बीकर हों, फ्लास्क हों, पोषक माध्यम हो, जितने भी उपकरण होंगे वो सभी के सभी सूक्ष्म जीवों से मुक्त होने चाहिए। यदि वहाँ पर सूक्ष्म जीव आ जाएंगे तो जो अपने वृद्धि करवानी है वो वृद्धि सही नहीं होगी। ये 2 समस्याएं आती हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसमें पढ़ते हैं सतह रोगाणुनाशक और रोगाणुनाशक। ठीक है, पहली हेडिंग क्या है, सतह रोगाणुनाशक। मतलब पात्रे तकनीक के अंदर जितने भी उपकरण होते हैं या पोषक माध्यम होता है या जो कर्तोत्तक होता है उन सभी के ऊपर सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इन सभी को सूक्ष्म जीवों से अपने को मुक्त करना है और सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की क्रिया को अपने क्या बोलते हैं, निर्जमीकरण। कि पात्रे तकनीक के अंदर जितने भी उपकरण होते हैं उनका सूक्ष्म जीवों से मुक्त होना चाहिए और उनको सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, निर्जमीकरण। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं सतह रोगाणुनाशक। कि फॉर एग्जांपल जैसे कर्तोत्तक है, ठीक है, मान लो ये पौधे की एक टहनी है, इसको अपने लैब के अंदर ग्रो करवाना है परखणी के अंदर। ठीक है, अब इस टहनी के ऊपर बहुत सारे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, इस टहनी की सतह पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो इसकी सतह से जब अपने उन सूक्ष्म जीवों को हटाएंगे, इसकी सतह से जब अपने उन सूक्ष्म जीवों को हटाएंगे तो उस प्रक्रिया को अपने क्या बोलेंगे, सतह रोगाणुनाशक। ठीक है,
कि जो भी अपना कर्तोतक है या जो भी अपने उपकरण हैं उनकी सतह पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी सतह से सूक्ष्म जीवों को हटाने या हटाने की प्रक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, सतह रोगाणु नाशक। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोगाणु नाशक, सिर्फ आता है रोगाणु नाशक। नेक्स्ट है रोगाणु नाशक। इसकी जगह पर सही जो शब्द आएगा वो आएगा, बुक में गलत लिखा हुआ है, सही शब्द आएगा निर्जमीकरण, जो मैंने अभी आपको बताया है ये वाला, कि पात्रे तकनीक के अंदर जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो कर्तोतक है, चाहे वो पोषक माध्यम है, चाहे वो उपकरण है, चाहे वो प्लास्टिक के उपकरण हैं, चाहे वो कांच के उपकरण हैं, चाहे वो लोहे के उपकरण हैं, उन सभी को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपने निर्जमीकरण कहते हैं। और जब जो कर्तोतक होता है, पौधे का भाग जिसको अपने लैब के अंदर कल्चर करना है या जिसको अपने लैब के अंदर संवर्धित करना है, कर्तोतक की सतह से सूक्ष्म जीवों को हटाना क्या कहलाता है, सतह रोगाणु नाशक। ठीक है, तो जो पादप उत्तक संवर्धन की शब्दावली थी वो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आते हैं कुछ संवर्धन के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला संवर्धन आता है आपका अंग संवर्धन। ठीक है, हेडिंग अपने लगाते हैं अंग संवर्धन, जिसे अपने इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गन कल्चर। ठीक है, तो अंग संवर्धन क्या होता है कि पोषक माध्यम के ऊपर अंगों को संवर्धित करना, कि पोषक माध्यम के ऊपर जैसे अंग होते हैं पौधे के, जड़, तना, पत्ती, इनको संवर्धित करना। मान लो ये एक पादप है, ये पत्ती है, ये फूल है, ठीक है, और ये अपना है पोषक माध्यम। पोषक माध्यम के ऊपर पौधे के जो अंग हैं, चाहे तो वो जड़ हो सकती है, वो तना हो सकता है, वो पत्ती हो सकती है, वो पुष्प हो सकता है। ठीक है, इस अंग का उपयोग अपने करके एक नया पौधा तैयार करना, उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, अंग संवर्धन। कि पोषक माध्यम के ऊपर पौधों के अंगों का उपयोग करके जब नए पौधे का विकास किया जाता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, अंग संवर्धन कहते हैं। जैसे अपने जब परागकण का संवर्धन किया था और परागकण का संवर्धन करके अपने नए पौधे का विकास किया था तो उसे अपने क्या बोला था, परागकण संवर्धन। जब अपने विभजोतक कोशिका का उपयोग करके नया पौधा तैयार किया था तो उसे अपने क्या बोला था, विभजोतक संवर्धन। जब अपने भ्रूण का उपयोग करके नए पौधे का विकास किया था तो उसे अपने क्या बोला था, भ्रूण संवर्धन। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब अपने पादप के विभिन्न अंगों का उपयोग करके नए पौधे का विकास करेंगे तो उसे अपने क्या बोलेंगे, अंग संवर्धन। ये सिर्फ इतना ही है आपका अंग संवर्धन। नेक्स्ट आता है भ्रूण संवर्धन। पहले भी आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। भ्रूण संवर्धन हेडिंग है भ्रूण संवर्धन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भ्रूण संवर्धन के बारे में किसने बताया था, हैनिंग ने बताया था। किसने बताया था, हैनिंग ने। लेकिन भ्रूण संवर्धन के बारे में डिटेल में किसने बताया था, लेबाक ने बताया था। ठीक है, दो साइंटिस्ट याद रखने हैं कि भ्रूण संवर्धन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हैनिंग ने, और भ्रूण संवर्धन के बारे में डिटेल में किसने बताया था, लेबाक ने। भ्रूण संवर्धन क्या होता है कि बीज में से विकसित या अर्धविकसित भ्रूण में से विकसित या अर्धविकसित भ्रूण को निकालकर जब पोषक माध्यम के ऊपर संवर्धित किया जाता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, भ्रूण संवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन का फायदा क्या होता है, ठीक है, जैसे क्या है कि मान लो ये एक पौधा है, पौधे के ऊपर ये फूल है, ठीक है, फूल के अंदर क्या किसका निर्माण होगा, बीज का। ये मान लो एक बीज है, इस बीज के अंदर क्या है, भ्रूण। अब इस बीज को जब अपने बोएंगे तो इस बीज से नए पौधे का निर्माण होगा। क्या होगा, नए पौधे का निर्माण। और इस बीज से नया पौधा कब बनेगा, जब ये बीज अच्छी तरह से विकसित हो जाएगा। जब ये बीज अच्छी तरह से विकसित हो जाएगा, या आपने कह लो कि जब इस बीज के अंदर जो भ्रूण है वो भ्रूण अच्छी तरह से विकसित हो जाएगा,
तब नए पौधे का विकास होगा या नए पौधे का निर्माण होगा। यहाँ पर एक और भी आती है शब्द प्रसुप्ति, कि यदि बीज प्रसुप्ति अवस्था के अंदर है, बीज यदि प्रसुप्ति अवस्था के अंदर है तो चाहे उसे अपने मिट्टी के अंदर उगा दें या मिट्टी के अंदर बो दें तो वो नए पौधे का विकास नहीं करेगा, क्योंकि बीज किस अवस्था में है, प्रसुप्ति अवस्था के अंदर है। लेकिन अपने को भ्रूण संवर्धन से क्या फ़ायदा होगा कि ये जो बीज है, चाहे इसके अंदर भ्रूण अर्ध विकसित ही है, ठीक है, चाहे इसके अंदर भ्रूण अर्ध विकसित ही है, उस भ्रूण को निकालकर, उस अर्ध विकसित भ्रूण को निकालकर अपने जल्दी नए पौधे का विकास कर सकते हैं। या चाहे ये जो बीज है, बीज प्रसुप्ति अवस्था में है, मतलब इस समय वो प्रसुप्ति अवस्था में है, उससे नए पौधे का विकास नहीं हो सकता। तो ऐसे बीज से जब अपने भ्रूण निकालेंगे तो उस भ्रूण से भी जो नए पौधे का विकास है अपने जल्दी कर सकते हैं। तो भ्रूण संवर्धन के द्वारा अपने नए पौधे का विकास जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं भ्रूण संवर्धन करते कैसे हैं। एक इसका फ्लो चार्ट है भ्रूण संवर्धन का, वो अपने यहाँ पर बनाना है। भ्रूण संवर्धन का फ्लो चार्ट, तो इसके लिए अपने को हेडिंग लगानी है भ्रूण संवर्धन के लिए, भ्रूण संवर्धन के लिए आवश्यक युक्तियाँ, मतलब अपने को कौन कौन से उपकरण चाहिए। तो सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, एक फल होना चाहिए, ठीक है। अपने एक फल लेंगे, उस फल में से अपने क्या निकालेंगे, बीज, क्योंकि बीज कहाँ पर होते हैं, फल के अंदर ही होते हैं। उस बीज को अपने काट लेंगे या उस बीज में अपने कट लगाएंगे और बीज से कट लगाकर बाहर क्या निकालेंगे, अपने भ्रूण, ठीक है। इस भ्रूण को जो आपका पोषक माध्यम होगा, उस पोषक माध्यम के ऊपर अपने इस भ्रूण को रख देंगे। ये पोषक माध्यम है और ये क्या है, आपका भ्रूण, ठीक है। फिर क्या होगा, इस भ्रूण का इस पोषक माध्यम पर क्या होगा, अंकुरण होगा, क्योंकि इस पोषक माध्यम के अंदर क्या है, सभी पोषक तत्व हैं और इन पोषक तत्वों को ग्रहण करके इस भ्रूण का क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। इस भ्रूण से, ये पोषक माध्यम है, जब इसका अंकुरण होगा तो भ्रूण के अंदर दो भाग होते हैं, एक तो प्रांकुर और दूसरा कौन सा, मूलांकुर। तो मूलांकुर भाग से किसका निर्माण हो जाएगा, मूल का, और प्रांकुर भाग से किसका निर्माण हो जाएगा, पर्रों का। तो जब इसका अंकुरण होगा तो यहाँ पर जड़ों का निर्माण भी हो जाएगा और पर्रों का निर्माण भी हो जाएगा इस प्रकार। तो इस प्रकार पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो पौधे को यहाँ से निकाल कर अपने जो आपका ग्रीन हाउस होता है या जो आपका हरित गृह होता है उसके अंदर अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपने पढ़ा है युक्तियों में अपने पास क्या चाहिए कि सबसे पहले तो अपने पास क्या होना चाहिए, फल को या बीज को काटने के लिए जो उपकरण होते हैं, जो आपका चाकू है, जो आपकी चिमटियां हैं, वो अपने को चाहिए। उन सभी को आपने अच्छी तरह से निर्जमीकृत कर लेना है, मतलब उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर जो फल है, फल को अपने अच्छी तरह से धो लेना है, अल्कोहल से धो लो, जैसे भी है कि उसकी सतह पर जो भी सूक्ष्म जीव हैं वो हट जाएं, ठीक है। फिर अपने क्या करना है, फल को अपने काट लेना है, काट कर बीज निकालना है, बीज को काट कर अपने भ्रूण निकालना है और उस भ्रूण को अपने पोषक माध्यम के ऊपर संवर्धित करना है और इस प्रकार अपने एक पौधे का निर्माण या विकास कर सकते हैं। तो ये आपका जो भ्रूण संवर्धन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं पराग संवर्धन। पराग संवर्धन या परागकोश संवर्धन, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है पराग संवर्धन। तो सबसे पहले पराग संवर्धन के लिए दो वैज्ञानिक हैं, गुहा व माहेश्वरी। आपकी बुक में कंप्लीट नाम लिखा हुआ है, गुहा का भी कंप्लीट नाम लिखा हुआ है और माहेश्वरी का भी पूरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये शॉर्ट में ज़्यादा फेमस है। पूरा नाम नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में या कहीं भी नहीं लिखा होता, सिर्फ आपकी बुक में लिखा हुआ है पूरा नाम। जो आप बड़ी बुक्स पढ़ोगे कॉलेज की बुक, वहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लिखा होता है गुहा एंड माहेश्वरी। तो गुहा एंड माहेश्वरी दोनों इंडिया के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले पराग संवर्धन किया था। पराग संवर्धन कैसे किया था कि ये जो
पुंकेसर है, पुंकेसर में क्या प्रेजेंट है? परागकोश। इस परागकोश के अंदर क्या प्रेजेंट है? परागकण। इन परागकणों को बाहर निकाला। उसी प्रकार ये पोषक माध्यम है, इस पोषक माध्यम के ऊपर परागकणों को रखा। ठीक है, ये परागकण किस प्रकार के थे? अगुणित थे। इन अगुणित परागकणों को पोषक माध्यम के ऊपर रखा। इन परागकणों में क्या होगा? अंकुरण होगा। अंकुरण होने से क्या होगा? परागकणों में जड़ों का निर्माण होगा और परों का निर्माण होगा। और इस प्रकार जो परागकण है, इस परागकण से अगुणित पौधे का क्या कर लिया? विकास कर लिया। सिंपल सी बात है। वैज्ञानिक कौन सा है पराग संवर्धन में? गुहा एंड माहेश्वरी। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि गुहा एंड माहेश्वरी ने जिस पौधे का उपयोग किया था उस पौधे का नाम क्या था? दतूरा। कि दतूरा का जो पौधा होता है उसके जो पुंकेसर होते हैं, उसके पुंकेसर के परागकोश से परागकणों को बाहर निकाला था और लैब के अंदर कृत्रिम पोषक माध्यम के ऊपर उन परागकणों को संवर्धित किया था और उनको संवर्धित करके अगुणित पौधों की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो इसमें 2-3 बातें और ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले क्या करना है कि जब अपने इस पुंकेसर से इस परागकोश को काटेंगे तो 3 से 4 दिनों के लिए इस परागकोश का क्या करना है? उपचार करना है। ठीक है, केमिकल होते हैं, उन केमिकलों के द्वारा इसका उपचार करना है। फिर अपने उपचार करने के बाद क्या निकालेंगे? अपने परागकोश से बाहर क्या निकालेंगे? परागकण बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार सिंपल सा है आपका पराग संवर्धन। दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं कि इंडिया के 2 साइंटिस्ट हैं, गुहा एंड माहेश्वरी। उन्होंने दतूरा का प्लांट लिया, दतूरा के जो फूल थे उसका परागकोश काटा, उसका उपचार किया। उपचार करने के बाद उसके परागकोश से बाहर क्या निकाले? परागकण निकाले और उन परागकणों को लैब के अंदर उचित पोषक माध्यम पर संवर्धित करके अगुणित पौधों की प्राप्ति की। ठीक है, तो अगुणित पौधों के निर्माण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि का? पराग संवर्धन विधि का। नेक्स्ट आता है आपका कोशिका संवर्धन। कोशिका संवर्धन, तो हेडिंग लगाते हैं अपने कोशिका संवर्धन। ठीक है, मतलब एक सिंगल कोशिका को। अब इस कोशिका का संवर्धन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है निलंबक संवर्धन और एक होता है कैलस संवर्धन। दोनों में फ़र्क क्या है कि ये मान लो एक सिंगल कोशिका है, इस कोशिका का आपने संवर्धन करना है। जब इस कोशिका को तरल पोषक माध्यम में, मतलब जो पोषक माध्यम होगा वो किस प्रकार का होगा? तरल होगा। जब इस कोशिका को तरल पोषक माध्यम में संवर्धित किया जाता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? निलंबक संवर्धन। और जब इस कोशिका को जो अर्धठोस, ठोस नहीं, अर्धठोस पोषक माध्यम के ऊपर कल्चर किया जाता है, ठीक है, अर्धठोस पोषक माध्यम के ऊपर कल्चर किया जाता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? कैलस संवर्धन। आई बस में आपने कौन सा पढ़ना है इसमें? निलंबक संवर्धन। मतलब कोशिका को अपने किसमें कल्चर करना है, किसमें संवर्धित करना है? तरल पोषक माध्यम में। अब तरल पोषक माध्यम है, मान लो ये तरल पोषक माध्यम है, इसमें अपने कोई कोशिका डाल दी तो कोशिका तो इसके अंदर डूब जाएगी। कोशिका नीचे है, तरल पोषक माध्यम यहाँ तक है, तो इसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो ऑक्सीजन इसको लगातार मिलती रहे, इसके लिए अपने क्या करते हैं? इस पोषक माध्यम को अपने हिलाते रहते हैं। इसके हिलाने से क्या होता है? 2 बातें होती हैं। एक तो कोशिकाओं का समूह नहीं बनता, कोशिकाओं के गुच्छे नहीं बनते, और दूसरा इस कोशिका को जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिलती रहती है। अब निलंबक संवर्धन का फ़ायदा क्या होता है कि निलंबक संवर्धन की सहायता से अपने बहुत सारे जो द्वितीयक उपापचक होते हैं, द्वितीयक उपापचक मतलब एंजाइम, एंजाइम की निलंबक संवर्धन के द्वारा अपने बहुत सारे एंजाइमों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपने ये पढ़ना है कोशिका संवर्धन के अंदर। दूसरा आपने ये भी पढ़ना है कि कोशिका संवर्धन के अंदर कौन कौन से जो पादप हार्मोन हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है जैसे पादप हार्मोन अपने लगा लें कि निलंबक संवर्धन के अंदर
कौन कौन से पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले अपने बात करें ऑक्सिन की, जो अपने 11वीं में पढ़े हुए हैं, 11वीं क्लास के अंदर। ऑक्सिन के अंदर बी है 2,4-D, ठीक है, 2,4-D का उपयोग किया जाता है। फिर अपने बात करें साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन के अंदर जो साइटोकाइनिन के कई प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइटोकाइनिन G18, साइटोकाइनिन यहाँ पर लिखा हुआ है काइनेटिन, जिसे BAP भी बोल देते हैं, बेंजिल अमाइनो प्यूरिन, ठीक है। तो कोशिका संवर्धन के अंदर कौन कौन से पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ऑक्सिन, और ऑक्सिन कौन सा? 2,4-D, और साइटोकाइनिन कौन सा? काइनेटिन, मतलब BAP, ठीक है। तो ये आपका कोशिका संवर्धन कंप्लीट हो गया। दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं कि कोशिका संवर्धन में 2 प्रकार का है। जब कोशिका को तरल पोषक माध्यम पर संवर्धित करते हैं तो उसे बोलते हैं निलंबक संवर्धन, और जब कोशिका को अर्धठोस पोषक माध्यम पर संवर्धित करते हैं तो उसे बोलते हैं कैलस संवर्धन। अपने पढ़ना है निलंबक संवर्धन। निलंबक संवर्धन के द्वारा बहुत सारे जो द्वितीयक उपापचयक होते हैं, मतलब एंजाइम होते हैं, उनका अपने निर्माण कर सकते हैं। इसके अंदर कई सारे पादप हार्मोन भी उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन कौन सा? 2,4-D इसमें मिलाया जाता है। साइटोकाइनिन कौन सा? काइनेटिन, या जिसे अपने BAP कहते हैं, इसको भी इसमें मिलाया जाता है। तो ये आपका कोशिका संवर्धन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें पादप उत्तक संवर्धन का कृषि में महत्व। पादप उत्तक संवर्धन का कृषि में महत्व। पादप उत्तक संवर्धन का कृषि में महत्व, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन मतलब जो पादप उत्तक संवर्धन तकनीक है, इस तकनीक के द्वारा जो पौधे का कायिक भाग होता है, कौन से भाग? कायिक भाग। कायिक भाग कौन से होते हैं? जड़, तना, पत्ती। पादप उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग करके जो पौधे के कायिक भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती, इनका उपयोग करके अपने नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि कुछ पौधे होते हैं जिनका अपने कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं, हर पौधे का कायिक प्रवर्धन अपने नहीं कर सकते। लेकिन जो पादप उत्तक संवर्धन तकनीक है, इसके द्वारा अपने हर पौधे का जो कायिक भाग है उसका उपयोग करके अपने नए पौधा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये इसका उपयोग है। नेक्स्ट आता है वायरस मुक्त पौधों की प्राप्ति। दूसरी हेडिंग क्या है? वायरस मुक्त पौधों की प्राप्ति। वायरस मुक्त पौधों की प्राप्ति। वायरस मुक्त पौधों की प्राप्ति कैसे होगी? जैसे आपने पढ़ा था विभज्योतक संवर्धन की, जो विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं वो रोग मुक्त होती हैं। उसमें ना ही तो किसी प्रकार का वायरस का संक्रमण होता है, ना ही जीवाणु का संक्रमण होता है, ना ही कवक का संक्रमण होता है। तो जब विभज्योतक कोशिकाओं में वायरस का संक्रमण होता ही नहीं है, तो जब अपने विभज्योतक कोशिकाओं का संवर्धन करेंगे और उनसे नया पौधा तैयार करेंगे, तो जो नया पौधा बनेगा वो भी क्या होगा? वायरस मुक्त होगा, ठीक है। तो पादप उत्तक संवर्धन का जो एक प्रकार है विभज्योतक संवर्धन, उसके द्वारा अपने वायरस मुक्त पौधों की प्राप्ति कर सकते हैं। जो नेक्स्ट तीसरा आता है अगुणित पौधे। कौन सा? अगुणित पौधे। अब अगुणित पौधे अपने कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि मान लो कोई द्विगुणित पौधा है, इस द्विगुणित पौधे से अपने अगुणित पौधे प्राप्त करने हैं, तो कैसे करेंगे? एक तो विधि आपने पढ़ी है पराग संवर्धन की, कि पराग संवर्धन के द्वारा अपने अगुणित पौधे प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, ठीक है, जिससे अपने जो अगुणित पौधे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अपने कैसे कर सकते हैं, जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि यदि अपने को जौ या गेहूं के
जौ या गेहूं के अपने को अगुणित पौधे प्राप्त करने हैं तो अपने क्या करते हैं कि मान लो ये है अपनी गेहूं का अपने को अगुणित पौधा प्राप्त करना है तो अपने क्या करेंगे, इसका जो हॉर्डियम बुल्बोसम, कौन सा प्लांट है, हॉर्डियम बुल्बोसम के साथ इनका आपस में क्रॉस करवा देते हैं। ठीक है, मान लो इसके भी यहाँ पर ये क्रोमोसोम मान लो गेहूं के हैं 2X और ये 2 क्रोमोसोम किसके हैं, हॉर्डियम बुल्बोसम की। जब आपस में क्रॉस होगा तो आधे गुणसूत्र इसके आएंगे, आधे गुणसूत्र इसके आएंगे, ये होगा। ठीक है, आगे क्या होता है कि इसमें से जो हॉर्डियम बुल्बोसम है यहाँ से ये क्या बन गया, ये तो द्विगुणित है ना कि आधे गुणसूत्र यहाँ से आगे और आधे गुणसूत्र यहाँ से आगे, तो ये तो द्विगुणित हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसके आगे क्या होता है कि इसमें से जो हॉर्डियम बुल्बोसम है इसके गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जब इसके गुणसूत्र विलुप्त हो जाएंगे तो रह किसके जाएंगे, गेहूं के। तो इस प्रकार गेहूं का अपने को अगुणित पौधा प्राप्त हो जाता है। 2 विधियां हैं अगुणित पौधे प्राप्त करने की। एक तो कौन सी है, पराग संवर्धन, जो आपने पढ़ ली। दूसरी कौन सी है कि यदि अपने अंतर प्रजातीय संकरण करें, अलग अलग प्रजातियों में अपने संकरण करवाएं, जैसे लिखा हुआ है गेहूं और हॉर्डियम बुल्बोसम में। करवाने से क्या होगा कि हॉर्डियम बुल्बोसम के जो गुणसूत्र हैं वो क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाती हैं और सिर्फ रह किसके जाते हैं, गेहूं के। और इस प्रकार गेहूं के अपने अगुणित पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अगुणित पौधों के बाद में नेक्स्ट आता है समयुग्मज लाइनें। समयुग्मज लाइनें, मान लो अपने पास हेडिंग लगाते हैं अपने समयुग्मज लाइनें, मतलब समयुग्मजी पौधे अपने कैसे प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के पौधे किस प्रकार के होते हैं, विषम युग्मजी। और इस प्रकार ये जो पौधा है ये कौन सा है, विषम युग्मजी। और ये पौधा किस प्रकार का है, समयुग्मजी। ये पौधा किस प्रकार का है, समयुग्मजी। अपने को कौन से पौधे प्राप्त करने हैं, समयुग्मजी। विषम युग्मजी पौधे से अपने समयुग्मजी पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं, जल्दी। तो जल्दी पौधे तैयार करने के लिए, मतलब विषम युग्मजी पौधे से जल्दी समयुग्मजी पौधे बनाने के लिए अपने पहले क्या करते हैं, पहले तो अपने अगुणित पौधे प्राप्त करते हैं। द्विगुणित पौधे से अपने क्या करते हैं, अगुणित पौधे प्राप्त करते हैं। ठीक है, मान लो इसके ये गुणसूत्र थे, ये गुणसूत्र थे, आधे गुणसूत्र ये, आधे गुणसूत्र ये हैं, ये द्विगुणित है। यदि इस पौधे से अपने पराग संवर्धन के द्वारा अगुणित पौधे बना लें तो अगुणित पौधा यहाँ तो ये होगा, यहाँ क्या होगा, ये होगा। गुणसूत्र आधे रह गए, यहाँ तो इस प्रकार के रह जाएंगे पौधे में, यहाँ क्या रह जाएंगे, इस प्रकार के। फिर अपने क्या करेंगे, एक केमिकल होता है कॉल्चिसिन। कौन सा केमिकल है, कॉल्चिसिन। इस केमिकल का छिड़काव करेंगे अपने पौधों के ऊपर। इस केमिकल के कारण क्या होता है कि गुणसूत्र हैं वो क्या हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। कि यदि पौधे के अंदर ये गुणसूत्र थे तो ये डबल हो जाएंगे, इस प्रकार के हो जाएंगे। यदि ये थे तो ये डबल हो जाएंगे, इस प्रकार के हो जाएंगे। मतलब दूसरे साल ही अपने द्विगुणित समयुग्मजी पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने द्विगुणित ये जो पौधा था और किस प्रकार का था, विषम युग्मजी था, विषम युग्मजी था, ये विषम युग्मित था। इस विषम युग्मजी पौधे से अपने दूसरे साल ही द्विगुणित समयुग्मजी पौधे तैयार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले तो अपने अगुणित पौधे प्राप्त करेंगे। अगुणित पौधे प्राप्त करने की तकनीक कौन सी है, पराग संवर्धन। ठीक है, मान लो ये द्विगुणित पौधा था, अगुणित पौधे तैयार कर लिए अपने। अगुणित पौधे ये हैं, यहाँ तो उनमें इस प्रकार के गुणसूत्र हैं, यहाँ इस प्रकार के गुणसूत्र हैं। फिर अपने गुणसूत्रों को दुगना कर लेंगे, किसकी सहायता से, कॉल्चिसिन की सहायता से। गुणसूत्र दुगने हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, द्विगुणित तो हो ही जाएंगे और किस प्रकार के हो जाएंगे, समयुग्मजी। ठीक है, तो इस प्रकार अपने समयुग्मज पौधे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है भ्रूण बचाव। सबसे इंपॉर्टेंट है ये भ्रूण बचाव। जैसे आपने पढ़ा था ना वो भ्रूण संवर्धन, तो उसी से संबंधित है भ्रूण बचाव।
अब भ्रूण बचाव क्या होता है कि जब अपने पौधों के अंदर अंतर्जातीय संकरण करवाते हैं, किनके अंदर? पौधों के अंदर अंतर्जातीय संकरण करवाते हैं। कैसे संकरण? अंतर्जातीय संकरण मतलब दो अलग अलग जाति के पौधों में संकरण करवाते हैं। तो जो भ्रूण है, जो मान लो ये एक अलग जाति थी, जाति फर्स्ट, ये थे जाति सेकंड, दो अलग अलग जाति के पौधों में क्रॉस करवाया। यहाँ पर जो पौधा बनेगा ये एक नया पौधा बना, ठीक है। इस पौधे के जो भ्रूण होंगे वो भ्रूण क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो नष्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि भ्रूण को ग्रो होने के लिए या भ्रूण की वृद्धि होने के लिए क्या आवश्यक होता है? भ्रूणपोष। भ्रूण की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक होता है? भ्रूणपोष। तो इन बीजों के अंदर भ्रूणपोष नष्ट हो जाता है, ठीक है। जब भ्रूणपोष नहीं होगा तो भ्रूण की वृद्धि के लिए क्या आवश्यकता? भ्रूणपोष। तो जब भ्रूणपोष ही नहीं है तो भ्रूण कैसे वृद्धि करेगा? तो भ्रूण क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशनों में अपने क्या करते हैं? भ्रूण संवर्धन करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ट्रिटिकम और सिकेल, इन दोनों का आपस में जब क्रॉस करवाया तो क्या बनता है? ट्रिटिकेल बनता है। मानव निर्मित पहली फसल है, ठीक है, ट्रिटिकेल। जब दोनों अलग अलग जाति के पौधे हैं, ट्रिटिकम और सिकेल, इनके बीच में क्रॉस करवाया तो किसका निर्माण हुआ? ट्रिटिकेल का निर्माण हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रिटिकेल है, इसके जो बीज हैं, जो इस फसल के बीज हैं, ट्रिटिकल के बीज, ठीक है, इसके अंदर जो भ्रूण है ना, वो भ्रूण नष्ट हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए अपने क्या करते हैं कि जो अर्ध विकसित भ्रूण है, कैसा भ्रूण है? अर्ध विकसित भ्रूण। इस अर्ध विकसित भ्रूण को अपने इसके बीजों से बाहर निकाल लेते हैं और उसका अपने भ्रूण संवर्धन करते हैं, और भ्रूण संवर्धन करके अपने अर्ध विकसित भ्रूण से ही नया पौधा तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार अपने भ्रूण को नष्ट होने से बचा सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि भ्रूण नष्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि इन बीजों का जो भ्रूणपोष है वो नष्ट हो जाता है, जहाँ से भ्रूण को पोषण मिलता है। भ्रूणपोष नष्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि दो जीन होते हैं ट्रिटिकम के अंदर, KR1 और KR2। ये दोनों जीन जो भ्रूणपोष होता है उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण भ्रूण को पोषण नहीं मिलता, और भ्रूण को पोषण न मिलने के कारण भ्रूण नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं? अर्ध विकसित भ्रूण को बाहर निकाल लेते हैं और उसका अपने भ्रूण संवर्धन करते हैं, ठीक है। तो ये अपना भ्रूण संवर्धन हो गया। नेक्स्ट आता है कायिक कलोनीय विविधता। कायिक कलोनीय विविधता, कायिक कलोनीय विविधता मतलब जब अपने पौधे की कायिक कोशिका को, कौन सी कोशिका को? कायिक कोशिका को संवर्धित करेंगे, मतलब उसे अपने पोषक माध्यम पर उगाएंगे, ठीक है। पौधे की कायिक कोशिका को जब अपने पोषक माध्यम पर संवर्धित करेंगे या पोषक माध्यम पर अपने कल्चर करेंगे, तो संवर्धित करते समय कुछ ना कुछ विविधताएं उसमें आ सकती हैं, ठीक है। तो उन विविधताओं को अपने क्या कहते हैं? कायिक कलोनीय विविधताएं। परिभाषा आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आपने याद रखना है कि कायिक कलोनीय विविधता किसे कहते हैं कि जब अपने कायिक कोशिकाओं को संवर्धित करते हैं तो उस समय वहाँ पर विविधताएं आ सकती हैं। तो उन विविधता को अपने क्या कहते हैं? कायिक कलोनीय विविधता। और इसके द्वारा जैसे सरसों की पूसा जय किसान किस्म तैयार की गई है, शकरकंद की स्कारलेट किस्म तैयार की गई है, जो आपके नोट्सों में लिखी हुई मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है साइब्रिड क्या होते हैं। आपके लेसन का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है साइब्रिड। साइब्रिड क्या होते हैं? जब एक तो ये पादप कोशिका है, ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये इसका क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य, और ये इसका क्या हो जाएगा? केंद्रक, ठीक है। ये दूसरी कोशिका है, ये इसकी कोशिका भित्ति, ये इसकी कोशिका झिल्ली, ठीक है, ये इसका कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो साइब्रिड क्या होता है? तो साइब्रिड का उत्पादन कैसे होता है? इनमें
कोशिका भित्ति नहीं आएगी, ये प्रोटोप्लास्ट होंगे। मतलब प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, जैसे आपको शुरू में बताया था कि ऐसी पादप कोशिकाएं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, तो ये दो प्रोटोप्लास्ट हैं, दोनों में कोशिका भित्ति नहीं है, ठीक है। तो साइब्रिड देखो क्या होता है, साइब्रिड का उत्पादन कैसे होता है कि एक तो होता है सामान्य प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, और दूसरा होता है केंद्रक विहीन प्रोटोप्लास्ट। देखिए यहाँ पर जो प्रोटोप्लास्ट है इसके अंदर कोशिका द्रव्य भी है और केंद्रक भी है। यहाँ पर जो मैंने प्रोटोप्लास्ट बनाया है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है ही नहीं। जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, ये कोशिका झिल्ली आ गई, केंद्रक सिर्फ एक प्रोटोप्लास्ट से ही आता है और कोशिका द्रव्य दोनों प्रोटोप्लास्ट से आ जाता है। इस प्रकार की जो संरचना बनती है, इस संरचना को अपने क्या बोलते हैं, साइब्रिड। साइब्रिड क्या होते हैं कि जब दोनों प्रोटोप्लास्टों से तो क्या आता है, कोशिका द्रव्य, लेकिन केंद्रक सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटोप्लास्ट से आता है, तो ऐसी संरचना को अपने क्या बोलते हैं, साइब्रिड कहते हैं। और साइब्रिड के द्वारा भी जो पौधों की नई नई किस्में अपने तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जनन द्रव्य संरक्षण। जनन द्रव्य संरक्षण, जनन द्रव्य क्या होता है, आपको जो आपका फर्स्ट लेसन था उसमें भी बताया था पादप प्रजनन में, जनन द्रव्य पौधे का वह भाग है जिससे अपने नया पौधा तैयार कर सकते हैं, उसे अपने क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज के अंदर जनन द्रव्य। या किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है कि फसल की प्रजातियां, चाहे वो कृषि प्रजातियां हैं चाहे वो जंगली प्रजातियां हैं, उनमें जो अनुवांशिक द्रव्य होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, जनन द्रव्य। और उस जनन द्रव्य को संभाल कर रखना कि वो नष्ट ना हो, उसे अपने क्या बोलते हैं, जनन द्रव्य संरक्षण बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो लेसन था ये कंप्लीट हो गया। यदि इस लेसन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपको एक नए लेसन के साथ। थैंक यू।